गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आरती आचला। आज की क्लास में हम परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमाणु के बारे में वैज्ञानिकों ने अपने कौन कौन से मत दिए हैं। तो सबसे पहले आए महर्षि कणाद आए। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो होते हैं पदार्थ का बहुत ही सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण है। और सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग भी महर्षि कणाद ने ही किया। इसके बाद सेकंड में आए डाल्टन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आरती आचला। आज की इस क्लास में हम परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि परमाणु के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया, अपने कौन कौन से मत दिए। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए महर्षि कणाद। इन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग पहली बार किया। इनके अनुसार परमाणु पदार्थ का बहुत ही सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण है। इसके बाद वैज्ञानिक आए डाल्टन। इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया और इनके परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण होता है। इसके बाद आए 19वीं सदी के अंत में आए जे थॉमसन। इन्होंने बताया कि जो परमाणु के रचक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। तो सबसे पहले देखते हैं ये आपका परमाणु के बीच में एक स्थूल कोर होता है, इसे कहते हैं नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर इसकी दिशाओं में ऋण आवेश युक्त कण चक्कर लगाते रहते हैं। इन ऋण आवेश युक्त कण को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। अब इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है इस नाभिक में स्थित होता है। क्योंकि इस नाभिक में बहुत सारे मौलिक कण, जैसे हो गया आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, इन सबको मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियॉन। ये कण यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि इस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है इस नाभिक में स्थित है। अब इस नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है और उनके द्रव्यमान भी लगभग बराबर होते हैं, पर इनमें आवेश में भिन्नता होती है। तो प्रोटॉन में होता है धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। तो हम अब देखते हैं इसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा हम परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार की हुई। ये है कैथोड, ये है एनोड।
सामान्यतः हम देखते हैं कि जो गैसें होती है वो विद्युत की सुचालक नहीं होती। अगर गैस को इस बंद विसर्जन नलिका में लिया जाए और इस नली का दाब 10 to the power -2 एटमॉस्फेयर तक कम कर देते हैं। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कैथोड और एनोड, और इनके बीच में उच्च उल्टता का विभव लगा देते हैं, उच्च विभव ये लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, गैस में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब गैस में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो गैसों से रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होगा। यहाँ पे गैसों से रंगीन प्रकाश उत्सर्जन होता है। तो ये रंग जो होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो इसमें से लाल और नीले रंग का मिश्रण निकलेगा। अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो सफेद रंग के प्रकाश उत्पन्न होगी। अब आगे इस नली का दाब हम और 10 to the power -4 एटमॉस्फेयर तक क्या कर दें, कम कर दें। कम करने पर जो ये परख नली की जो दीवार है तो इसमें प्रतिदीप्ति के कारण उत्पन्न हरे रंग के प्रकाश से ये चमकने लगता है। तो ये जो प्रतिदीप्ति होती है ये कैथोड से उत्पन्न होती है, इसलिए इन किरणों का नाम दिया गया कैथोड किरण। अब हम देखते हैं कैथोड किरणों के गुण। तो पहला गुण है इसमें, कैथोड किरणें जो रहती है वो सरल रेखा में गमन करती है। यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब हमको दूसरी तरफ प्राप्त होता है। देखते हैं इसको। ये मान लीजिए एक ट्यूब है और यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोड, यहाँ से कैथोड किरणें निकल रही है। यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु रख दिए इस प्रकार से, तो इसका प्रतिबिंब क्या रहता है, ट्यूब के दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा इस प्रकार। उसके बाद दूसरा गुण देखते हैं कि कैथोड किरण जो होती है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होती है, विक्षेपित होती हैं। तो उनके विक्षेपण से ये पता चलता है कि किरणों में कोई आवेश उपस्थित है। तो देखते हैं इनमें। ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक। तो ये कैथोड किरणें जो ये कैथोड किरण, तो इनके विक्षेपण की दिशा से ही पता चलता है कि इन किरणों में कोई क्या है, आवेश उपस्थित है। तो इस किरण के कणों में ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, इसलिए विक्षेपण हुआ तो धनात्मक की ओर गया। ठीक, इसके बाद आप तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ये जो कैथोड किरणें होती है वो पदार्थ कणों से मिलकर बनी होती है। यदि इनके मार्ग में कोई पैडल रख दिया जाए, घूमने वाली चक्री रख दिया जाए तो वो क्या होता है, घूमने लगता है। ये क्यों, क्योंकि कणों में उपस्थित तीव्र गति वाले गतिज ऊर्जा के कारण ये घूमने लगता है। अगर कैथोड किरणें किसी गैस से आयनित हो, ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट, यदि कैथोड किरण किसी गैस से गुजरे तो वो गैसों को आयनित कर देती है। पांचवा, यदि कैथोड किरण को किसी धातु जैसे टंगस्टन धातु से अगर वो टकराएगी तो वो अल्फा किरण उत्पन्न करेगी, एक्स किरण उत्पन्न करेगी। इसके बाद छठवा नंबर है, यदि एक्स किरण में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी पतले धातु चादर को भेद सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि E/m का निर्धारण, जे थॉमसन द्वारा E/m का निर्धारण।
जे थॉमसन ने E/M का निर्धारण करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया उसका देखते हैं डायग्राम। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये तो गोल्ड डिस्क होगा। तो इसमें कैथोड जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश E तथा द्रव्यमान m का निर्धारण करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया। तो एनोड से आगे जाने वाली किरण पुंज का चुनाव करने के लिए पहले उन्हें इस गोल्ड डिस्क से गुजारा जाता है। फिर यहाँ पे उस किरण पर विद्युत एवं चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। तो इन विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत तथा कण की गति की दिशा के भी लंबवत होती है। तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लंबवत रख के एवं विक्षेपण का मान ज्ञात करके जे थॉमसन ने E/M का निर्धारण किया। तो उन्होंने E/M का मान दिया 1.76 into 10⁸ कूलाम ग्राम, ये उन्होंने इसका मान दिया। ठीक, अब विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता एवं E/M का अनुपात ही विक्षेपण का मान इन दोनों पर निर्भर करता है। तो ये कैथोड जो है वो किसी भी धातु का हो या इस विसर्जन नलिका में कोई भी गैस भरी हो, हमेशा E/M का मान निश्चित रहेगा, यही रहेगा 1.76 into 10⁸। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो द्रवों के सावित्रिक रचक होते हैं। बाद में यही उपकरण है बाद में टेलीविजन ट्यूब के नाम से इसे जाना गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन में आवेश का निर्धारण किस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन में आवेश का निर्धारण। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश का निर्धारण करने के लिए निर्धारण करने के लिए मिलीकॉन ने प्रयोग किया। इसे तेल बूंद विधि भी कहा जाता है, तेल बूंद विधि। तो उन्होंने क्या किया, जो तेल की बूंद को यहाँ पे तेल की बूंद का छिड़काव किया दो आवेशित प्लेटों के बीच, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेशित प्लेटों के बीच छिड़काव किया। तो इस ऋणात्मक जो कण होते हैं, तेल के जो ऋणात्मक कण है उस पर ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और नहीं ऊपर की ओर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। तो इस विद्युत क्षेत्र को समायोजित करके समायोजित करते हैं, जिससे दोनों बल क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये तेल की बूंद या तो फिर स्थिर रहेगी या तो फिर
निश्चित दिशा में गति करती रहेगी। तो मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। ये उन्होंने आवेश ज्ञात किया। फिर इस आवेश का मान E/m में रखकर इसका द्रव्यमान ज्ञात किया। द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ये इसका द्रव्यमान है। अब हम देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को परिभाषित करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे, इसके कूलाम के और ये द्रव्यमान, इनके हिसाब से परिभाषित करेंगे। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश युक्त कण है, जिसका आवेश कितना है 1.6 × 10⁻90 कूलाम, और जिसका द्रव्यमान क्या है 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। जो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1838वां भाग है। 1838वां भाग मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि 1038वां भाग कितना सूक्ष्म होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, या तो फिर इसको बोल सकते हैं एनोड किरणों की खोज। तो इसके लिए गोल्डस्टाइन वैज्ञानिक है, उन्होंने धनावेशित भाग, पहले हम तो शुरू में जान चुके हैं कि नाभिक में रहता है धनात्मक आवेश युक्त कण होता है, एक आवेशहीन होता है, उसके चारों ओर ऋणात्मक आवेश युक्त कण चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने धनावेशित भाग की खोज की गोल्डस्टाइन ने। इसके लिए उन्होंने वही प्रयोग किया विसर्जन नलिका वाला, इस प्रकार से। विसर्जन नलिका वाला प्रयोग किया। तो और इसमें उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड की इलेक्ट्रोड लिया। तो इसमें से उन्होंने देखा कि कैथोड किरणों से, इसके पहले हम देख चुके हैं कि कैथोड किरणों से जो किरण निकलती है वो कहलाती है कैथोड किरण। तो पहले क्या हुआ, कैथोड किरण निकलती है, ठीक। उसके बाद कैथोड किरण निकलने के बाद कुछ देर बाद एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं। तो इसी किरणों को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन या तो फिर एनोड किरण। तो अगर हम इसमें विभिन्न प्रकार की गैस लिया जाए तो हम देखेंगे कि एनोड कणों का मान सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे इसमें एनोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं। एनोड किरणों के गुण, तो पहला है, ये भी वैसी है, एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा है, एनोड किरणों को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें भी क्या होगा, ये भी विक्षेपित होंगी। तो ये किधर होगी, ऋणात्मक की ओर विक्षेपित होंगी। मतलब एनोड किरण में कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, किरणों के कणों में धनात्मक आवेश है। और तीसरा पॉइंट है, अगर इसको एनोड किरणों को किसी धातु पर आपतित करने पर उसमें से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। तो वो प्रतिदीप्ति जो है वो कैथोड किरणों की प्रतिदीप्ति से ज़्यादा होती है। और चौथा पॉइंट देखते हैं कि भेदन क्षमता, कैथोड किरण की भेदन क्षमता और एनोड किरण की भेदन क्षमता। तो इसमें देखते हैं कि एनोड किरणों की जो भेदन की क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं एनोड की। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का
आवेश और द्रव्यमान निकाला गया था, उसी प्रकार से इसका प्रोटॉन का भी आवेश और द्रव्यमान ज्ञात किया गया E/m के द्वारा। तो इसका आवेश होता है 1.67 × 10⁻⁻90 कूलाम, सेम इलेक्ट्रॉन के कूलाम, सेम इलेक्ट्रॉन जितना ही, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻⁻27 किलो, ये उसका है द्रव्यमान। तो अब हम इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त कण है जिसका आवेश होता है 1.67 × 10⁻⁻90 कूलाम और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक। यह है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का ये बराबर होता है। इसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन की खोज। अच्छा, इसमें प्रोटॉन को इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, P प्रोटॉन को इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं जिसमें यहाँ पे एक है ये इसका है द्रव्यमान और ये वाला एक ये हो जाएगा इसका आवेश, विद्युत आवेश। अब इस प्रकार से न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो उन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा किरणों की बौछार की, जिससे नाभिकीय विखंडन के द्वारा कुछ ऐसे कण प्राप्त हुए जो कैसे थे, आवेशहीन थे। उन आवेशहीन कणों को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन ऐसा आवेश होता है जो कैसा है, जो आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है और इसका द्रव्यमान 1.7647 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, हाँ, पर प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। अब देखते हैं इसमें आगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तो हमें पहले देख चुके हैं कि परमाणु के बीच में रहता है नाभिक में रहता है धनात्मक आवेश जिसे कहते हैं प्रोटॉन। तो यही प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाएगी। तो बाद में मोसले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन मतलब जितना उसमें धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। तो अर्थात हम बोल सकते हैं परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या इसे P से प्रदर्शित करते हैं बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे E से डिनोट करते हैं। तो
इस परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। इसे ए से डिनोट करते हैं। तो ये पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो देखते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर, हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। तो इसमें देखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमें क्या निकाला है? न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। एक चीज और है, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ लिखना भूल गया, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान इसे कहते हैं। और द्रव्यमान, अब हमको निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। हम उदाहरण लेते हैं लिथियम का उदाहरण। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसका द्रव्यमान संख्या, लिथियम की द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं 7 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद हमको निकालना है इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या हम पहले परिभाषा में देख चुके हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे है 3 है इसकी परमाणु संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 3 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 हो जाएगा। इसके बाद हमको देखना है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? 7 और परमाणु संख्या क्या है? 3। तो अब 7 में 3 माइनस करते हैं तो आएगा 4। तो ये निकल गया इसका न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो आज की इस क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। अब इसके आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।